नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रिकॉर्ड तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे में भले ही सहयोगियों के दम पर एनडीए की सरकार का गठन हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर ने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली है, वो स्पष्ट संकेत है कि एनडीए की सरकार में साझेदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मंत्रालय के नाम पर झुंझुना मिलने वाला है। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, समझिए जरा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिन्होंने लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और ये खास उपलब्धि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के रुतबे की बखूबी गवाही देती है। ऐसे में अब तक टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार के सरकार में दखल को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे थे, वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद सिरे से खारिज होते दिख रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो बात यह है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री रहे अमित शाह ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली है। इसी तरह 2019 में रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह फिर मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। साथ ही नितिन गडकरी और 2019 में विदेश मंत्रालय की कमान संभाल चुके एस जयशंकर फिर कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे और कुछ ऐसा ही निर्मला सीतारमण ने भी कर दिखाया है। साथ ही साथ कैबिनेट में एक और कद्दावर नेता की एंट्री हुई है, वो है शिवराज सिंह चौहान। दरअसल ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की सरकार को समर्थन देने के लिए गृह मंत्रालय, वित्त, रक्षा, विदेश, परिवहन जैसे मंत्रालयों पर अपना दावा ठोंका था। साथ ही साथ कृषि मंत्रालय और स्पीकर पद को लेकर भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। मगर ये दावा और ये इच्छाएं अब तो महज हवा हवाई होती दिख रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अहम मंत्रालय संभालने वाले सारे दिग्गज एक बार फिर मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ नए दिग्गजों को भी एंट्री मिली है। ऐसे में अब नहीं लगता कि गृह, वित्त, रक्षा, परिवहन, विदेश, कृषि, रेलवे जैसे मंत्रालय बीजेपी के सहयोगियों के पास जाने वाले हैं। और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे की तमाम बड़ी वजहों को भी समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात होगी गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह के पास रहा है और फिर कैबिनेट में जगह बना चुके अमित शाह इस पद के लिए और इस मंत्रालय के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। ऐसे में भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार को बिना किसी शर्त समर्थन देने की बात करते रहे हो, मगर संकेत यही मिल रहे थे कि दोनों ही नेताओं ने गृह मंत्रालय को पाने के लिए हर कोशिश की है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। गृह मंत्रालय किसी भी सहयोगी के पास जाता हुआ नहीं दिख रहा। बीजेपी किसी को ये देना नहीं चाहती, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है और सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष के लगातार उठते सवालों के बीच कैसी रही है और उसका प्रभाव बीते 10 सालों में कैसा देश में देखा गया है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के किसी और सहयोगी दल के पास चला जाए। तो स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय के सपने बीजेपी के सहयोगियों को छोड़ने ही पड़ेंगे। अब बात आती है वित्त मंत्रालय की। तो वित्त मंत्रालय बीते 5 सालों से निर्मला सीतारमण संभालती रही हैं और फिर कैबिनेट में वो जगह बना चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के अधीन आती है ईडी और आईटी, मतलब कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग। इन विभागों की कार्यशैली और उसका असर कैसा रहा है सब जानते हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय की तरह भी ये वित्त मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगा। अब बात आती है रक्षा मंत्रालय की। तो रक्षा मंत्रालय मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह के पास रहा है और देश की रक्षा, सुरक्षा और बॉर्डर एरियाज में देश हित के लिए बड़े स्तर पर किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी इस मंत्रालय को किसी भी कीमत में किसी भी सहयोगी को नहीं देने की स्थिति में है, क्योंकि ये मंत्रालय देश की सुरक्षा के लिहाज से तब और अहम हो जाता है जब पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी वक्त वक्त पर बॉर्डर एरियाज में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। तो स्पष्ट है कि ये मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगा। अब बात आती है विदेश मंत्रालय की। तो ये बात 100% स्पष्ट है कि एस जयशंकर का
दोबारा कैबिनेट मंत्री की शपथ लेना बताता है कि वो फिर से विदेश मंत्रालय ही संभालेंगे, क्योंकि वो एक राजनेता नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेट है और उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश सचिव के तौर पर काम किया था, क्योंकि तब वो एक नौकरशाह थे। फिर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रिटायरमेंट होने के बाद विदेश मंत्री के तौर पर वो नजर आए थे और उन्होंने अपने कामकाज से बता दिया था कि वैश्विक पटल पर भारत के हित में बिना झुके बिना रुके कैसे सफल कूटनीति के जरिए भारत की छवि को मजबूत बनाया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि एस जयशंकर ही भारत के विदेश मंत्री रहने वाले हैं। रही बात परिवहन मंत्रालय की, तो नितिन गडकरी परफॉर्मेंस के आधार पर इस मंत्रालय में कामकाज के ऐसे पैरामीटर स्थापित कर चुके हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी मंत्री या किसी भी राजनेता के तौर पर फिलहाल तो दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आता। और वो फिर से एक बार कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं तो उनका मंत्रालय बदले ये मुमकिन नहीं है, जो बताता है कि ये मंत्रालय भी बीजेपी के सहयोगियों को नहीं मिलने वाला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या मोदी मंत्रिमंडल यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो मंत्रालय जिस मंत्री के पास थे वो उसके पास ही रहेंगे और मोदी मंत्रिमंडल ठीक वैसा ही रहेगा जैसा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रहा था? तो इस सवाल का जवाब यही है कि जल्द ही मंत्रालयों के बंटवारे के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होगी, लेकिन इतना स्पष्ट फिलहाल है कि गृह, वित्त, रक्षा, विदेश, परिवहन, कृषि, रेलवे जैसे बड़े मंत्रालय बीजेपी के सहयोगियों के पास नहीं जाने वाले, क्योंकि कृषि मंत्रालय मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर के पास रहा था और वो एमपी से आते हैं और एमपी से इस बार मोदी कैबिनेट में जो दिग्गज आए हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। साथ ही हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर भी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं और तो और पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव जैसे दिग्गज भी कैबिनेट में फिर से जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, जो कि पिछले कार्यकाल में भी मोदी कैबिनेट में अहम मंत्रालय संभालते हुए नजर आए थे। ऐसे में बीजेपी के खेमे में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का दोबारा शामिल होना बताता है कि या तो फिर से उन्हीं मंत्रालयों को वो नेता संभालेंगे जो कि पिछले कार्यकाल में उन मंत्रालयों की भूमिका बतौर मुखिया के तौर पर संभाल चुके हैं, या फिर कुछ फेरबदल होता भी है तो इन्हीं दिग्गज नेताओं में ये मंत्रालय बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए की सरकार भले ही केंद्र में सहयोगियों के दम पर चल रही हो, मगर बीजेपी किसी के सामने देश हित में झुकने को तैयार नहीं है और ना ही झुकेगी। और रही बात स्पीकर पद की, तो स्पीकर पद पर भी बीजेपी का स्टैंड लगभग क्लियर है कि स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही रहेगा। ऐसे में तमाम अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है और कयासबाजी का दौर चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन मोदी सरकार की पूरी पिक्चर मंत्रालयों के बंटवारे के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है वो संकेत देती है कि एनडीए के सहयोगियों को गठबंधन धर्म के नाम पर सरकार में हिस्सेदारी के एवज में जो मिलने वाला है वो फिलहाल सिर्फ झुंझुना है। मतलब कि छोटे छोटे मंत्रालय ही बीजेपी के सहयोगियों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।